पहले बात करते हैं क्योंकि हमने फ्रेश रिकॉर्ड हाई जड़े हैं कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारक आपको ऑल टाइम हाई की। और ये मुबारकबाद मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाइज जो लगे हैं ये पूरी के पूरे हमारे रिटेल के पैसे के दम पर लगे हैं। एफआईआई ने तो बीच में छोड़ दिया था बाजार को, रिटेल ने पकड़ के रखा और एसआईपीज कंटिन्यू की, लमसम में खरीदा, लगातार रिकॉर्ड पैसा स्टॉक मार्केट में आता गया, किसी भी लेवल पर वो पैसा गया नहीं बाहर। और ये आज शायद उस विश्वास की जीत है। आपका क्या व्यू है? धन्यवाद अनुज भाई, आपको और सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को ऑल टाइम हाई निफ्टी की शुभकामनाएं। मतलब अनुज भाई, आपने जो कहा उसी चीज को अगर मैं दोहराऊं तो ये था कि पहले एक जमाने में जब मार्केट गिरता था तो हम लोगों को फोन करके कहते थे डरिए मत, इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, निवेश करते रहिए। उम्मीद उस वक्त यही थी कि लोग पैसा नहीं निकाले और कुछ समझदार लोग थोड़ा बहुत पैसा दे दें। आज सिचुएशन पूरी उल्टी हो गई है। जब मार्केट गिरता है लोग हमें फोन करके कहते हैं नीलेश भाई घबराना मत, इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, हम लोग पैसे भेज रहे हैं, ये गोरे लोग को खाली कर देना, डरना मत, पीछे मत हटना। तो यही बस बदलाव हो चुका है भारत की मार्केट में कि रिटेल निवेशकों की मैच्योरिटी की वजह से आज मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे खड़ा है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो आपका नीलेश भाई काफ़ी टाइम से व्यू रहा है। मुझे याद है ये आपने 2008 के पीक के टाइम पे कहा था कि आपका एक सपना है कि जो पूरी ओनरशिप हमने एफआईआईज को दे दी है वो धीरे धीरे करके एक इंडिया में वापस आ सके। इस समय ऑब्वियसली जो रिटेल होल्डिंग है इक्विटीज़ की वो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन यहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड सिर्फ ऊपर ही जाएगा। और मैं कुछ दिनों पहले रिदम से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया का 401k मोमेंट आ चुका है जिसमें उस जो डोमेस्टिक पैसा यूएस में जब इक्विटीज़ में लगना शुरू हुआ था तो वहाँ बड़ी बुल मार्केट आई थी। क्या ये एक बड़ी बुल मार्केट की अभी भी हम नेसेंट फेज में या थोड़े से अर्ली फेजेस में ही है? हाँ, ऑब्वियसली बीच बीच में मार्केट में करेक्शन आते रहेंगे, वो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या मल्टी ईयर बुल मार्केट के अभी भी हम अर्ली फेजेस में हैं? तो इस चीज के लिए अनुज भाई हमें तीन चीजों का काम करना पड़ेगा। एक, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ दुनिया के बाकी देशों के सामने बढ़िया रखनी पड़ेगी, बिकॉज हम दूसरों से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। दूसरा, हमारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पैसा लगाते झिझक नहीं हो, डर नहीं लगे। और तीसरा, हमारी इकोनॉमी का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग फक्र करें। अगर हमने ये 3G डिलीवर कर दिया, जो मेरी उम्मीद है कि हम जरूर डिलीवर करेंगे, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, तो ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है। तेजी की यहाँ पे शुरुआत है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट हर करेक्शन विल प्रोवाइड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो नीलेश भाई, एक मार्केट को जो लीड किया है वो क्लियरली ऑटो सेक्टर ने लीड किया है। मुझे याद है आपने इसी प्लेटफॉर्म पर 1.5 साल पहले कहा था कि यहाँ पर बहुत वैल्यूएशन में कंफर्ट है, इतना वैल्यूएशन कंफर्ट शायद होगा नहीं। अब ऑब्वियसली डर लग रहा है कि शायद ये स्टॉक कहीं अब ओवर वैल्यूड ना हो गए हों। और एफएमसीजी बेसिकली जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने लीड किया है मार्केट को। क्या लीडरशिप यही रहेगी? नहीं अनुज भाई, लीडरशिप हमेशा बदलती रहती है और जैसे पूनम के बाद अमास आती है, वैसे हाई वैल्यूएशन के बाद एक कंसोलिडेशन आना जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ से फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। यूएस में जो मेडिसिन स्टॉक्स है वो काफी कम लेवल पे चल रहे हैं और जो जेनेरिक प्राइसिंग है वो काफी कम हो चुकी है। यूएस एफडीए भी इस बात से बरकरार है और इसलिए जब वो अब क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, तो प्लांट को बंद करने की जगह पे कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलाने को बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखे तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फार्मा सेल्स बढ़ेगा, ग्लोबल फार्मा सेल्स बढ़ेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज्यादा मार्जिन पे, ज्यादा प्रॉफिट पे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें फार्मा सेक्टर के लिए बहुत लाभकारक होगी। बिल्कुल। और फार्मा शेयर अभी भी खैर एक्चुअली एक 10 दिन की रैली के बावजूद टेक्निकली इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो शायद यहाँ पर थोड़ी स्पेस होगी।
क्या सेम लॉजिक आईटी के लिए लगेगा या अभी नहीं? अभी एक बार इस क्वार्टर के नंबर्स देख लें, यहाँ पर यूएस का अभी भी थोड़ा रिस्क है। सो अनुज भाई, आईटी के ऊपर उतनी समझ नहीं आ रही है। अनसर्टेनिटी का माहौल काफी है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ब्याज की दरों बढ़ने की वजह से एक स्लो डाउन, एक सबड्यूडनेस आती है, तो अनडाउटेबली हमारी आईटी कंपनीज के सेल्स या ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा। अगर वो पड़ाव पार कर लेंगे तो एआई और मशीन लर्निंग की वजह से हमारे कितने आईटी जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज में रिक्रूटमेंट काफी स्लो हो रहा है और किस जगह पे तो नेगेटिव ग्रोथ भी दिखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को जमा करके देखे तो आज आईटी क्षेत्र, स्पेशली लार्ज कैप आईटी के वैल्यूएशन बहुत अच्छे है, अट्रैक्टिव है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आने वाले 3-6 महीने में क्या होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एवरेजिंग की तकनीक चलानी चाहिए। अनसर्टेनिटी प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मेनली 25, 30, 40% एवरेज करना चालू कर दे और बाकी 60% रिजल्ट के बाद, कमेंट्री देखने के बाद कॉल ले सकते हैं कि इस पे निवेश करे कि नहीं। मेरे हिसाब से ये एक गिरती हुई छुरी को पकड़ने जैसा है। थोड़ा बहुत खून जरूर निकलेगा, बट दैट ब्लड विल बी वर्थ इट। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपको फिर से ऑल टाइम हाइस की मुबारकबाद। धन्यवाद अनुज भाई। चलिए, तो ये